बच्चों, आज हम मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ठाकुर का कुआं पढ़ेंगे। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बांस के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। अब ये देखिए बच्चों, ये उस समय की स्थिति का चित्रण किया गया है कि जब गांव के अंदर जात बिरादरी का बहुत अधिक बोलबाला था और उस समय अस्पृश्यता को बहुत अधिक माना जाता था। तो जो भी गांव में रहने वाले जो अछूत जिनको कहा जाता है, वो उनका जो निवास स्थान था, उनके जो मकान बने हुए थे, वो जो बड़े बड़े लोग थे उनकी बस्ती से दूर थे। तो वहाँ पर उनके पीने का, खाने का, सारी व्यवस्थाएं सब कुछ अलग अलग थी। तो अब ये उसी स्थिति का चित्रण किया गया है कि जैसे ही जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। वो गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मारे बांस के यानी बदबू के पिया नहीं जाता। मेरा गला सूख रहा है, तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। अब गंगी जहाँ रह रही थी, जहाँ इनकी बस्ती थी अछूतों की, वहाँ से कुआं बहुत दूर था, इसलिए वो दूर नहीं जा पाती थी बार बार, इसलिए वो एक बार में ही सारा पानी भर के ले आया करती थी। प्रेमचंद आगे कहानी में कहते हैं कि गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी, यानी जब वो कल पानी लेकर के आई तो उसमें से बदबू नहीं आ रही थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। गंगी ने जैसे ही लोटा पानी का भर के अपनी नाक से लगाया तो उसमें वास्तव में बदबू आ रही थी। कहानी में आगे प्रेमचंद लिखते हैं कि जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? भाई, पानी में जब बदबू आ रही है तो गंगी ने सोचा कि जरूर कोई ना कोई जानवर कुएं में गिर के मर गया, लेकिन अब दूसरा पानी कहाँ से आएगा? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में नहीं है। अब दो कुएं हैं, एक तो है ठाकुर का कुआं और वहाँ पे केवल ठाकुर ही पानी भरते हैं, वो ठाकुर का ही पानी वहाँ से भरा जाता है। और अगर वहाँ वो गई तो दूर से लोग डांट करके उसको भगा देंगे। और जो साहू का कुआं है वो गांव के दूसरे छोर पर है, लेकिन वहाँ भी कौन पानी भरने देगा, क्योंकि ये लोग अछूत हैं, इसलिए इनको पानी भरने नहीं दिया जाता था। और कोई तीसरा कुआं गांव में नहीं है। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोक के चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। देखो बच्चों, कितनी विडंबना है कि वो इतना गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है कि उसमें से बदबू आ रही है, लेकिन वो प्यास के मारे मरा जा रहा है तो कह रहा, ला नाक बंद करके ही मैं पानी पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। भाई, उसको इतना तो पता था कि खराब पानी पीने से जोखू बीमार हो जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि लो मैं इसको उबाल लूँ। अगर उबाल लूँगी तो उबालने पर उसकी जो खराबी है, यानी उसमें जो कीटाणु हैं, वो मर जाएंगे। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी?
ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? वो ये बोली गंगी जोखू से कि तुम ये बोल रहे हो कि तू पानी कहाँ से लाएगी, लेकिन ठाकुर के और साहू का 2 कुएं, तो कोई एक पानी नहीं भरने देगा। कुआं तो कितना विशाल है, अंतहीन उसमें जल भरा हुआ है, तो क्या कोई एक लोटा भरने नहीं देगा? जोखू बोलता है हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। उसने बिल्कुल भी पानी पीने के लिए नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था जो वो सच कह रहा है कि हाथ पांव तोड़वाएगी यानी तेरे को वो लोग मारेंगे, इससे चुपचाप बैठ जा। ठाकुर भी मारेगा, साहू भी एक दंड भरवाएगा, 1 के 5 लेंगे यानी दंड भरवाएंगे, इसलिए तू चुपचाप बैठ जा। लेकिन गंगी ने पानी, बदबू वाला पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। अब बच्चों देखो, यहाँ पर एक और प्रेमचंद ने यथार्थ को उजागर किया है कि ठाकुर का कुआं था, साहू का कुआं था, मतलब यहाँ पे छुआछूत वाली बात तो थी, वो एक बात उन्होंने बताई। दूसरी बात कि यहाँ पर रिश्वत दे करके सारा काम हो रहा था, मतलब यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को रिश्वत दी और एक जो भी उसने अपराध किया उससे बाहर निकल गया। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए, मतलब पैसा दिया और उनको नकल मिल गई। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। कुएं की जो जगत है, जो ऊपर उसका जो घेरा बना हुआ है, वो वहाँ पर बैठ के मौके का इंतजार करने लगी कि भाई मैं देखती हूँ, अगर कोई नहीं होगा तो मैं पानी भर लूँगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? वो ये प्रश्न कर रही है कि भाई हम लोग क्यों ऊंचे हैं और हम लोगों को क्यों नीचा माना जाता है और ये लोग क्यों ऊंचे हैं। भाई ईश्वर ने सबको समान बनाया है, तो फिर सारा गांव जब इसका पानी पीता है इस कुएं का, तो हमको क्यों नहीं मिलता? इसलिए ये कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। गले में तागा डालने का मतलब कि ये ऊंची जात के यानी ब्राह्मण हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, चाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिए की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आँख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। अब ये कितनी बड़ी बात बता दी है प्रेमचंद ने
कि जो पंडित हैं, साहू हैं, यानी ऊंची बिरादरी वाले, उनका चरित्र किस किस प्रकार का है। यहाँ उन्होंने उनके चरित्र की पूरी व्याख्या कर दी कि ये झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, जाल फरेब करते हैं, झूठे मुकदमे करते हैं, भेड़ भी चुरा ली, मतलब चोरी भी कर रहे हैं, मार के खा भी रहे हैं, कहने को ब्राह्मण है लेकिन मार के खा रहे हैं, और पर स्त्री के ऊपर निगाह भी रखते हैं। तो ये कह रही है कि हम तो ये नहीं चिल्लाते, गंगी कह रही है हम ये नहीं बोलते कि हम ऊँचे, लेकिन वास्तव में जो भी अच्छे गुण हैं वो सब तो हमारे में ही हैं, लेकिन समाज की वर्ण व्यवस्था इस प्रकार की है। तो प्रेमचंद आगे लिखते हैं, कुएं पर किसी के आने की आहट हुई, गंगी की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर, बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो कि उसने बेगार ना दी थी, इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। अब वो सारी बातें सोच रही है कि ऊंची जात वाले हैं, लेकिन इन्होंने बेगार नहीं दी, यानी उसने महंगू ने मुफ्त में काम नहीं किया, तो इन्होंने ऊंची जात वालों ने उनको खूब मारा। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, इनमें बात हो रही थी, खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। ये स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती हैं। मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है, इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती, ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुँह ही सीधा नहीं होता। ये आपस में स्त्रियां बातें कर रही हैं। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे, बेफिक्रे यानी जो फालतू के लोग जो ठाकुर ने पाल रखे थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली, मतलब उसे लगा कि अब यहाँ कोई भी नहीं है। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसे अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ, यानी वो ठाकुर के कुएं की जगत के ऊपर चढ़ गई तो उसने अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस किया। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ नहीं हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था, यानी उसने बहुत जल्दी जल्दी से घड़ा भर लिया। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जो खूह लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। ये कहानी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। मतलब यहाँ प्रेमचंद ये बताना चाह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल यथार्थ का चित्रण किया है कि उस समय जिनको नीचा लोग समझा जाता था उनको पानी भरने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट उन्होंने बता दी है कि गंगी के माध्यम से कि उस समय भी लोगों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी।
ये मैं समीक्षा आपको संक्षेप में बता रही हूँ कि उस समय नीची जात वालों को जो समाज में समझा जाता था, उन्होंने ऊंची जात वालों के विरुद्ध एक प्रकार से अपना विद्रोह प्रकट करना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ पर गंगी एक ऐसी साहसिक महिला के रूप में उभर कर आई है जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थाओं की वर्जनाओं को तोड़ती हुई नजर आती है। उसने एक साहसिक कदम उठाया कि ठाकुर के कुएं तक गई, जगत पर चढ़ी, उसने पानी भरा। हाँ, वो बात अलग थी बच्चों कि जैसे ही दरवाज़ा खुला उसे लगा कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी, तो वो तुरंत वहाँ से भागी और पानी का घड़ा कुएं के अंदर ही रह गया। और जब ये यथार्थ का चित्रण है कि वहाँ उसने घर जाकर देखा तो वो उस जोखू जो है वही गंदा पानी पी रहा था। यानी इतना सब होने के बाद भी आप ये देखिए कि प्यास उसको इतनी लग रही थी कि उसको बदबू वाला गंदा पानी भी उससे रुका नहीं गया और उसने उसको पिया, क्योंकि वो ये भी जानता था कि वो गंगी लेकर के नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो ऊंची जात वाले जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं वो निम्न वर्ग के ऊपर कठोर आघात किया करते थे। ये प्रेमचंद का यथार्थ है जो कि उनके तत्कालीन युग में ये बहुत अधिक देखने को मिलता था, जिसका कि चित्रण प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं नामक कहानी में किया है।